हमारे भाई साहब हैं रामेश तिवारी जी, उन्होंने प्रश्न किया है। अभी यूट्यूब लाइव पर गायत्री शक्तिपीठ के लाइव पर पश्चिम का मन और पूरब का मन बताया गया। उसमें हमने दो साइकोलॉजिस्ट की बात की थी, ब्रायन बीज और केन विल्बर की। उनके बारे में उनका प्रश्न है कि उन दोनों के बारे में बताएं। देखिए, ब्रायन बीज एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने पुनर्जन्म पर रिसर्च किया है, अन्वेषण किया है, उस पर काम किया है। उनका कहना है लाइफ बियॉन्ड द डेथ। बियॉन्ड द लाइफ क्या है? उन्होंने इस पर साइकोलॉजिकल स्टडी की है। जब आदमी अपने पिछले समय में पहुंचता है तो उसकी जो अनुभूतियां होती हैं उस पर काम किया है। प्रायः यह अनुभूतियां यहीं तक थम जाती हैं। हम जन्म लेते हैं, वो खत्म हो जाती अनुभूतियां, लेकिन हमारी ये भाव, हमारा वर्तमान जीवन कितना पिछले जीवन से प्रभावित होता है, ब्रायन बीज उस पर काम किया। जैसे हम बिस्तर पर लेटे हैं, बेडशीट है, नीचे गद्दा है, ऊपर चादर बिछा है और दोनों के बीच में कंकड़ है। ऊपर से बेडशीट बहुत साफ सुथरा है, पर जैसे ही आप लेटते हैं तो चुभ जाता है। वह जो चुभन है उसी को उन्होंने रिग्रेसिव थेरेपी का नाम दिया। इस पर ब्रायन बीज ने काम किया। पिछले जन्म की थेरेपी के रूप में, चिकित्सा के रूप में लेकर ब्रायन बीज ने काम किया। जो मानसिक समस्याएं उभरती हैं उसके पीछे आपका पास्ट यानी पिछला जीवन कितना जिम्मेदार है। पास्ट लाइफ एवं पास्ट लाइफ की घटनाएं, जैसे 25 साल पहले या 20 साल पहले, एक तो ये पास्ट आपका हुआ और दूसरा एक पिछले जीवन का जो पास्ट होता है, दोनों कितना प्रभाव डालता है उस पर ब्रायन बीज का काम है। पास्ट लाइफ सिर्फ इतने तक जानकर समाप्त नहीं होता कि आप क्या थे। ब्रायन बीज का कहना है जो पास्ट लाइफ था, उस जीवन के पहले जो बियॉन्ड लाइफ था, वो भी हमारे इस वर्तमान जीवन को इफेक्ट करता है। उसी थेरेपी का नाम है बियॉन्ड द लाइफ। ये ब्रायन बीज की थ्योरी है जिस पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनका हिंदी अनुवाद भी आ गया। केन विल्बर की थ्योरी है बियॉन्ड द माइंड। जैसे ब्रायन बीज की थ्योरी है 25 साल पुरानी बातें, जन्म से पहले की बातें, उस पर उनकी थेरेपी है। पर केन विल्बर की थ्योरी थेरेपी नहीं है, चिकित्सा नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने पैरानॉर्मल साइकोलॉजी पर काम किया है। उनकी थ्योरी है कि जो पर्सनालिटी है, जो माइंड है, माइंड तक हमारी पर्सनालिटी खत्म नहीं होती। सामान्य तौर पर मानते हैं कि जहाँ हमारा दिमाग है, मन है, वहीं तक हमारा व्यक्तित्व है, यही मानते हैं। लेकिन केन विल्बर कहते हैं कि नहीं, माइंड के पार भी है। जब मस्तिष्क के पार जाती है अनुभूति के नए संसार में, नए द्वार में, नए समय में हमारा प्रवेश होता है। देखिए, प्रेजेंटेशन नया होता है, चीज़ें वही पुरानी होती है। नया तो किसी ने नहीं कहा। अपने यहाँ जो ये सारी बातें हो रही है पुनर्जन्म की, बियॉन्ड द माइंड, जो स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, बियॉन्ड द माइंड है ना, मन के पार ही है ना। अपने इन चीज़ों को ढूंढेंगे तो उपनिषद पुराणों में ये सारी चीज़ें हजारों वर्ष पहले मिल जाएंगी। कई उदाहरण मिल जाएंगे। पुनर्जन्म की कथा है, बहुत है। देखिए, ईसाइयों में भी पुनर्जन्म की बात है। ये जो बातें हो रही है भारतीय दर्शन में, पश्चिमी दर्शन में पुनर्जन्म की बात है। सिर्फ जो काम ब्रायन बीज ने किया, ये आकर के केन विल्बर तो श्री अरविंद से मिले भी हैं। श्री अरविंद की जो एक फिलॉसफी है ना, उन्होंने बहुत सारी बात कही कि हमारे व्यक्तित्व देह की सीमा और मन की सीमा के पार भी है। देह की सीमा में भी हमारा व्यक्तित्व है और मन के सीमा के पार भी हमारा व्यक्तित्व, श्री अरविंद ने कहा। हमारे सामने मन के पार कई अनुभूतियों का एक नया संसार, उसमें कुछ ऐसा है कि हमारे वर्तमान मन को, वर्तमान जीवन को कुछ देने की स्थिति में, कुछ जानने की स्थिति में हम होते हैं, कुछ समझने की स्थिति में होते हैं। अगर हम अपने जीवन को बियॉन्ड द माइंड पहुंचाएं तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा क्षमता संपन्न, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्ति संपन्न और ज़्यादा सामर्थ्यवान बना सकते हैं। ये केन विल्बर की थ्योरी है। वो श्री अरविंद से मिले भी थे, उनसे बड़े प्रभावित हुए थे। ये बियॉन्ड द माइंड क्या है? सुपर नेचुरल पावर है, एक्स्ट्रा कह सकते हैं सेंसरी पावर है। यही पैरानॉर्मल साइकोलॉजी कह सकते हैं। इंसानी मस्तिष्क से पूर्वाभास नहीं हो सकता। ये बात बियॉन्ड माइंड आएगी तब होगा। मन से आप भविष्य दर्शन नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा। ज्योतिष अलग बात है, ज्योतिष गणना है। बियॉन्ड द माइंड उसमें गणना नहीं है। आप गणना नहीं करते, घटना को पढ़ते हैं। उस घटना को केन विल्बर कहते हैं साधना, तपश्चर्या के माध्यम से
हम इसे सुनियोजित कर सकते हैं, दुर्घटना को टाल सकते हैं, अच्छी घटना को मजबूत कर सकते हैं, ये केनी बिल्वर कहते हैं। जो अरविंद की थ्योरी जो हम पहले भी बता चुके हैं, माइंड जो हम लोग का सामान्य मन है, उसके बाद इंट्यूटिव माइंड, एल्यूमाइंड माइंड जिसे इनलाइटेड माइंड कहते हैं, फिर ओवर माइंड, अंत में सुपर माइंड, जो 5 प्रकार के मन की थ्योरी है ना श्री अरविंद की, वो केन बिल्वर ने एडॉप्ट किया, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया, लिखा। पश्चिम के नज़र में बहुत कुछ नया है, लेकिन पूर्वी दर्शन में कुछ भी नया नहीं है। अपने यहाँ तो घर घर ये बातें होती है, करे उसको देखे वो तो अपनी दादी की तरह लगती है देखने में, अरे वो तो अपने नाना की तरह लग रहा है, अरे इसका हरकत ऐसा है, देखिए ये तो अपने मामा की तरह कर रही है, चाचा की तरह बोल रही है, तो अब दादी की तरह लग रही है, तो दादी अब क्या है, उसकी बेटी बनी घूम रही है। तो केन बिल्वर जो घटित हो चुका है और जो घटित हो सकता है, चुका और सकता दोनों बता सकते हैं। ब्रायन बिश तो बियॉन्ड द लाइफ थेरेपेटिक यूज किया है उन्होंने, चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग किया। परेशानी तो है, रिग्रेसिव थ्योरी के रूप में उपयोग कर आप अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। पर केन बिल्वर सिद्धांत की बात करते हैं, सैद्धांतिक पक्ष की बात बताती है, और वो उससे कहते हैं कि आप जो है ना अपने इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। ये सब है, चलिए किताबें उनकी आप पढ़ें तो इससे जानकारी मिलेगी, लेकिन जो कहते हैं अपने यहाँ ये सारी बातें योग दर्शन में, या कहिए हर दर्शन में ये बातें, जैसे जैनियों में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है, पास्ट लाइफ जानने के लिए भी कुछ विधियां हैं। पतंजलि योग में तो चित्त संस्कार यानी पुनर्जन्म की ढेर सारी बातें हैं, कोई ऐसे अध्याय की दिशाधारा नहीं है जिसमें सब बातें नहीं हो। मुसलमानों में पुनर्जन्म की बात वो लोग नहीं कहते, पर कयामत के दिन फैसला होगा, जिन्नात होते हैं ये बात कहते हैं, जिन्न की बात करते हैं। आखिर जिन्न कौन है? जब ये शरीर छूटता है तभी तो जिन्नात होंगे, जिन्नात की चर्चा मुसलमानों में है। तो पैरासाइकोलॉजी बियॉन्ड द माइंड यानी केन बिल्वर और बियॉन्ड द लाइफ ब्रायन बिश को मान सकते हैं पैरासाइकोलॉजी को, पर उन्होंने इसे रिग्रेसिव थ्योरी नाम दिया है। इनके पास कह सकते हैं कि पूर्वाभास नहीं है, ये बात समझिएगा। वे सिर्फ पुनर्जन्म को या पिछली घटनाओं को थेरेपी के रूप में ब्रायन बिश इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्वाभास की बात नहीं कहते हैं। तो इस जीवन में पिछले जीवन और पिछले जन्म में ले जाता है। केन बिल्वर का सिर्फ कह सकते हैं सैद्धांतिक अध्ययन है और उसको अपने सिद्धांत के रूप में उन्होंने विकसित किया। जैसे हम लोग बात करते हैं आईक्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण ईक्यू है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आईक्यू यूक्यू का ठीक ठीक योग होता है, इंटेलिजेंस कोसेंट और इमोशनल कोसेंट का क्रिएटिव कोसेंट बनता है, सीक्यू का निर्माण होता है। और फिर रूपांतरण की बात करते हैं, स्पिरिचुअल कैपिटल की बात करते हैं। आईक्यू से ईक्यू की बात डेनियल गोलमैन ने किया, सीक्यू की बात हेनरी एल्डर ने किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये लोग साइकोलॉजिस्ट हैं। इंग्लैंड में है दाना जौहर, उसके पति यान मार्सन, उन्होंने स्पिरिचुअल कैपिटल लिखा, मतलब कर्म की थ्योरी वो भी बताते हैं। लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल कैपिटल क्या कहा? उन्होंने कहा जैसे हम धन को संचित करते हैं उसी तरह शुभ कर्म को भी संचित कर सकते हैं। दाना जौहर ने कहा शुभ कर्म भी आपका कैपिटल है, पूंजी है। नए ढंग से सोचिए, स्पिरिचुअल कैपिटल जिसमें क्या है, जो मूल्य है जीवन का, वैल्यूज की जो लाइफ होती है, जो शुभ कर्मों का जीवन होता है, यानी आपके अंदर जो संवेदना है जो वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, जो आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, क्या धर्मपरायणता, आस्तिकता, किसी की सेवा करना, मदद करना, उदार रहना, सहनशील रहना, संतुष्ट रहना, ये पूंजी है। तो आप अपने जीवन को संवार सकते हैं इस पूंजी से। स्पिरिचुअल कैपिटल कोई थेरेपी नहीं है, अच्छी बात सिखाती है। आस्तिकता है तो आप जीवन को संवार लेंगे, अच्छी बात सिखाते हैं। और जैसा हमने कहा उनके पति यान मार्सन भी यही काम करते हैं। आप जस्ट लाइक मान सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, लाइफ मैनेजमेंट जैसी बातें हैं। ईक्यू सीक्यू सब मन की बातें हैं। इमोशनल कोसेंट, क्रिएटिव कोसेंट मन के स्तर तक है, लेकिन स्पिरिचुअल कोसेंट एसक्यू कर्म की बात, वो दोनों मन की बात है, एसक्यू कर्म की बात है। जैसे छोटे बच्चे में समझ कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। चलना सीखते हैं, डगमगाते हैं, पानी भरते हैं, नहाते हैं, कभी कभी नहाने में गिर जाते हैं, नहीं भी नहाते हैं। तो धीरे धीरे समझ विकसित होती है। मम्मी पापा रिश्तेदार सबको जानते जानते। तो मुख्य बात यही है जो दाना जौहर कहती हैं, शरीर का रखरखाव
अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाइए। जीवनी शक्ति आपकी एक पूंजी है जिससे शरीर का रक्षण होगा। ये आपका कैपिटल है, पूंजी है, कोई इसे छीन नहीं सकता। दाना जौहर जो है ना, मैनेजमेंट की बात है, वो मैनेजमेंट पढ़ाई है, तो वो कर्म को भी एक पूंजी के रूप में कहती है, कर्म को पूंजी की तरह देखती है। तो जो शुभ कर्म है वो गलत घटनाओं को टक्कर देगी। स्पिरिचुअल कैपिटल शुभ कर्म धीरे धीरे आपको एक कवच देता है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। IQ, EQ, CQ आपकी मानसिक क्षमता को बताता है। मानसिक क्षमताओं के विभिन्न आयाम हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, ट्रांसपर्सनल होता है। केन विल्बर की थ्योरी ट्रांसपर्सनल है, बियॉन्ड पर्सनालिटी जो हमने कहा वो ट्रांसपर्सनल कह सकते हैं, केन विल्बर की थ्योरी है। अब एक चीज़ हम हमेशा बताते हैं, H.G. वेल्स का नाम हम बताते हैं, जिन्होंने उपन्यास लिखा टाइटैनिक, 100 साल पहले कहते हैं लिखा। वो कल्पना है, कल्पना की होगी H.G. वेल्स ने, और 100 साल बाद टाइटैनिक जहाज बना और डूब गया, जैसा उन्होंने उपन्यास में लिखा था। इसको आप कह सकते हैं पूर्वाभास। लिखते लिखते मन सूक्ष्म हो गया, पर H.G. वेल्स को मालूम नहीं था कि जहाज डूबने वाला है। ये भी बियॉन्ड पर्सनालिटी कहलाएगा, पर H.G. वेल्स को इसका एहसास नहीं है। कुछ लोग कुछ बोल जाते हैं, अब वो बात लग जाती है या घटित हो जाती है बाद में, तो आप सोचें क्या ये भी पूर्वाभास है, बियॉन्ड द पर्सनालिटी है? लेकिन आपको उसका एहसास नहीं है ना। लेकिन जो साधना करते हैं उनको एहसास होता है कि ऐसा होने वाला। आप तो बोल गए, घटित हो गया, बड़े आपने बोला था, लेकिन आपको एहसास नहीं है। दोनों का फर्क समझिए। जो साधना करते हैं उनको एहसास हो जाता है, इसी को साधना और संयोग कहते हैं। आपने बोला संयोग, बस वो घटित हो गया। और जो साधना करके जिसको एहसास है वो एहसास के बाद बोलता है। जैसे दिमाग का एक दरवाजा खुल गया H.G. वेल्स का, और लिख दिया, और घटना सिलसिलेवार ढंग से, और वो घटित हो गया। यह एक संयोग था, कह सकते हैं कॉन्शस रिसॉर्ट नहीं था। पूर्वाभास कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, पर जो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी जो जानता है वो बताता है, उसके आधार होते हैं, उसको स्पष्ट एहसास होता है कि ऐसा हो रहा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। अब कार्ल गुस्ताव युंग भी हुए थे, जो बात वो कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, सामूहिक मन की बात कहते हैं। जो वैश्विक घटना है, जो कहीं ना कहीं पहले सामूहिक मन में घटित हो जाता है। अभी एक फिल्म आई है ना, शकुंतला देवी, आपने देखा होगा, बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छी फिल्म लगती है। शकुंतला देवी तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। अब कोई दिमाग का पुर्जा H.G. वेल्स की तरह खुल गया और वो गणितज्ञ कहलाने लगे, मैथमेटिशियन हो गई। उन्होंने गणित की कोई विधिवत पढ़ाई भी नहीं की। ये उनकी बेटी में भी आया, लेकिन उस तरह नहीं आया। कोई शुभ कर्म फलित हो गया, मानसिक प्रकाश कहीं से आ गया किसी कोने से, अब किसी के गले में फूट पड़े तो अच्छा गायिका बन जाती। अब उन शकुंतला देवी के दिमाग में फूटा तो गणितज्ञ बन गई, मैथ की जानकार बन गई। तो देखिए, ट्रेनिंग अलग चीज होता है, नैसर्गिक प्रतिभा अलग होती है। कब किसका पुण्य फूट जाए कोई नहीं जानता। एक देखते हैं मकान के अंदर, वो एकाकी मन है। एक देखते हैं आकाश में, वो है सामूहिक मन, जो कार्ल युंग का कलेक्टिव कॉन्शसनेस। आसमान में बादल दिख गए, पूरब में नहीं है पश्चिम में है, तो सामान्य व्यक्ति जो सामूहिक मन बताता है, अरे पश्चिम में बरसात हो, पश्चिम की तरफ बादल दिख गए। बस यही है कलेक्टिव कॉन्शसनेस, और कुछ नहीं है कार्ल गुस्ताव युंग का। कलेक्टिव कॉन्शसनेस से आप सामूहिक भाग्य को देख सकते हैं। अगर वो ज्ञान आपको है तो आप देख सकते हैं। ट्रांसपर्सनल में केवल पर्सनली जान सकते हैं, व्यक्तिगत भाग्य बताने में आप समर्थ हो सकते हैं, बियॉन्ड पर्सनैलिटी है। लेकिन कलेक्टिव कॉन्शसनेस में आपकी चेतना की परत पर परत खुलती चली जाएगी। एक परत को देखा, फिर दूसरा परत को देखा, खुलता गया और आप जानते चले गए। ऐसे कलेक्टिव कॉन्शसनेस वाले व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं क्या कीरो थे, जिन डिक्सन थे, नोस्ट्राडामस थे, प्रोफेसर हरार थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कलेक्टिव कॉन्शसनेस वाले थे, तब इन्होंने 1000 साल की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसा नहीं मानते। कुछ लोग श्री अरविंद को इस कोटि में रखते हैं कलेक्टिव कॉन्शसनेस वाले। रमण महर्षि को लगते हैं कि वो आज ही बता चुके हैं। अगर 19वीं शताब्दी में लिखा उनकी पुस्तक इनटू द फर्स्ट सेंचुरी, उसमें उन्होंने 2024 के बाद परिस्थितियां बदलेंगी उसका सिलसिलेवार वर्णन श्री अरविंद ने किया है। कार्ल युंग भी श्री अरविंद से मिले थे और उनसे भी प्रभावित होकर उन्होंने सामूहिक मन की बात की है।
तो कार्ल यूंग बनना आसान है, केन बिल्वर बनना आसान है, ब्रायन बीज भी बनना आसान है, शकुंतला देवी भी बनना आसान है, पर श्री अरविंद बनना आसान नहीं है, रमण महर्षि बनना आसान नहीं है। किसी के पास इतना कलेवर है जो जहर आसानी से पी जाए तभी संभव है। अंत में एक बात कहकर इस प्रश्न का उत्तर समाप्त करते हैं। पार्क में फव्वारा देखे हैं आपने? लाल पीले हरे नीले फव्वारे निकलते रहते हैं, रंग उभरता रहता है, उभरा फिर नष्ट हुआ। ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ये प्रकृति की माया है, जिसको जितना मिला वो मदमस्त घूमता रहता है। प्रकृति की माया है, इसे ज्ञान नहीं कह सकते। जितनी बातें अभी की ना, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द लाइफ, ट्रांसपर्सनल, IQ, EQ, CQ, SQ, कलेक्टिव कॉन्शसनेस, ये माया है। एक तरह से अगर निष्कर्ष देखें तो सभी अज्ञान है।